नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेरे साथ देश की बात के अंदर। आज हम बात करेंगे भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद की। 11 नवंबर 1988 को ये मक्का में पैदा हुए और वालिद का नाम था मोहम्मद खैरुद्दीन और अम्मी थी मदीना, ये अरब की रहने वाली थी। नाना शेख मोहम्मद जेरवत्री मदीना के बहुत बड़े विद्वान थे। मौलाना आज़ाद अफगान उलेमाओं के खानदान से ताल्लुक़ रखते थे, जो बाबर के समय हेरात से भारत आए थे। जब ये 2 साल के थे, तो इनके वालिद साहब कलकत्ता आ गए। सब कुछ इन्होंने घर में पढ़ा लिखा, कभी कॉलेज नहीं गए, कभी स्कूल नहीं गए, कभी मदरसा भी शायद हार्डली गए थे। और ये इतने ज़हीन थे कि इनको मृत्यु उपरांत भारत रत्न से भी नवाजा गया। इतने काबिल कि कभी स्कूल कॉलेज का मुंह नहीं देखा और इनको बना दिया आज़ाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री। और इस शख्स का नाम था मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। सही मायने में देखा जाए तो आज़ाद पूरे भारत को मुगलिस्तान के रूप में देखना चाहते थे। इन्होंने एक बार भारत के इस्लामीकरण की वकालत करते हुए कहा था कि भारत जैसे देश को जो एक बार मुसलमानों के शासन में रहा है, उसको कभी त्यागा नहीं जा सकता। और ये प्रत्येक मुसलमान का कर्तव्य है कि इस विरासत को, इस सत्ता को दोबारा से प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। ये इनका स्टेटमेंट बी आर नंदा जी की किताब है, गांधी पेन इस्लामिज्म, इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म। इस किताब के पेज नंबर 117 पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। और आबादी की जो अदला बदली थी, जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने वाले लोग थे, उनको भी इन्होंने ही गांधी और नेहरू को के द्वारा ठुकरवा दिया था, जिससे कि भारत को फिर एक बार दोबारा से इस्लामिक चंगुल में फंसाया जा सके। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान बनने की मांग पूरी होने पर जब हजारों मुसलमान दिल्ली के मुसलमान अपने इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रहे थे, तो जामा मस्जिद के प्राचीर से मौलाना ने ही उनको जाने से रोका था और कहा था कि जामा मस्जिद की ऊंची मीनारें तुमसे पूछ रही हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तुमने भारत के बुलंद इस्लामी इतिहास के पन्नों को कहाँ खो दिया। कल तक तुम यमुना के तट पर वजू किया करते थे और आज तुम यहाँ रहने से भी डर रहे हो। याद रखो कि तुम्हारे खून में दिल्ली बसी है। तुम समय के इस झटके से मत डरो। उनकी और गांधी की अपील के कारण उस वक्त अलग मुल्क की हसरत रखने वाले लाखों मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने का ख्याल छोड़ दिया और भविष्य में देश का एक और विभाजन होने की संभावना उसी समय से आरंभ हो गई थी। मौलाना साहब की पत्रिका थी, किताब निकालते थे वो, अंजुमन तारीखी उर्दू। जब इस किताब के सामने आर्थिक समस्या आई, तो इन्होंने अपने कांग्रेसी शिक्षा मंत्रालय की ओर से अंजुमन को 48,000 रुपये महीने की अनुदान राशि की भी मंजूरी दिलवाई। परंतु इस अनुदान का एक बड़ा हिस्सा इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वित्तीय संकट के समय उनको मदद करने के लिए प्रयोग किया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा था कि लोगों को यह सलाह देना सबसे बड़े धोखों में से एक होगा कि भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से भिन्न क्षेत्रों को धार्मिक संबंध कभी जोड़ सकते हैं। और हमारे वामपंथी लेखक इन बड़ी चालाकी से इन वाक्यों को मौलाना के हिंदू मुस्लिम एकता की भावना से जोड़ करके लिखते हैं कि ये जो इनका वाक्य हैं, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। इन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि विद्यालय हो या विश्वविद्यालय, कहीं भी इस्लामिक अत्याचार को ना पढ़ाया जाए। ये चीज़ का मौलाना जी ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा कि ये चीज़ का कहीं जिक्र ना आ पाए। इन्होंने भारत के इतिहास को ही नहीं, अन्य पुस्तकों को भी इस तरह से लिखवाया कि उनमें से भारत के गौरवशाली जो इतिहास है, जो गौरवशाली अतीत है, उसका जिक्र कहीं ना आ पाए। आज भी इतिहास का विद्यार्थी भारत के अतीत को गलत ढंग से समझता है। हमारे विश्वविद्यालयों में गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बैरागी, हरि सिंह नालवा, राजा सोहेल, देवपासी, दुर्गादास राठौर के बारे में कभी कुछ नहीं बताया जाता। हमको सिर्फ बताया जाता है अकबर महान था, औरंगजेब महान था, ये चीज़ हमको पढ़ाई जाती हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद की जो जयंती की याद में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। यद्यपि ऐतिहासिक तथ्यों के आलोक में ये बात बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद लगती है
कि जो व्यक्ति कभी कॉलेज नहीं गया, कभी स्कूल नहीं गया, जिसको स्कूल का सै नहीं पता, उसको इस देश का प्रथम शिक्षा मंत्री बनाया गया था। वास्तव में नेहरू द्वारा मौलाना आजाद को स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा मंत्री बनाना भी देश के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना थी। उनकी एकमात्र अंग्रेजी पुस्तक कुरान का अनुवाद है, जो कि विशुद्ध मजहबी है, और दूसरी किताब उनकी इंडिया विंस फ्रीडम है, वो भी राजनीतिक किताब है। और ये किताब भी मौलाना आजाद ने अपने सहयोगी हुमायूं कबीर को बता करके लिखवाई थी। ये बातें उर्दू में कही गई हैं, जिसका अनुवाद करके कबीर ने अंग्रेजी में ये पुस्तक लिखी। सन 1920 में आजाद ने मुसलमानों के लिए हिजरत यानी भारत छोड़कर मुस्लिम देशों में प्रस्थान के लिए तैयार रहने का फतवा भी जारी किया था। और साहब, ये मौलाना साहब ऐसे थे कि यह भारत भूमि से उनके भावनात्मक संबंधों के अभाव का परिणाम था। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि मौलाना साहब के भारत के साथ में कभी शायद ही आत्मिक संबंध रहे हों, भावनात्मक संबंध रहे हों। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई को जिहाद कहा। निसंदेह ये सब उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए कहा था या किया था, लेकिन उनकी लड़ाई में और राजनीति में हिंदुओं का स्थान कहाँ था भी या नहीं, ये सोचने का विषय है। और ये भी सोचने का विषय है कि क्या उस समय मौलाना आजाद के अलावा कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारे देश के अंदर या उस वक्त की सरकारों के अंदर में कोई नेता ऐसा नहीं था, इतना काबिल नहीं था कि जिसको भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। ये सारी चीज ये दर्शाती है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक इस्लामिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और उन्होंने उसी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए एक मुसलमान को जिसने की मदरसे की भी कौन सी शिक्षा है, जो बेसिक एजुकेशन है, उसके अलावा कभी आगे पढ़ाई नहीं की। अब ये सोचना आपको है कि इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर के उनकी जो जनरेशन है आज तक, वो कितनी प्रो इंडियन है, कितनी भारत के साथ में भावनात्मक संबंध रखती है। हमें उनके साथ में क्या करना चाहिए, हमें उनको दोबारा सत्ता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये आपको सोचना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।